अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरदार अमान के खिलाफ एक एफआईआर सामने आई है जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दर्ज की है और उसमें रियासत मुखालिफ नारे लगाने और इश्तियाल अंगेजी फैलाने की दफात जो पीका एक्ट के तहत लगाई गई हैं। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दायरा कार क्या है और पीका एक्ट का इतलाक क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर पर होता है और क्या इन दफात का इतलाक सरदार अमान पर होता है। अहलकारों ने किस बुनियाद पर ये एफआईआर दर्ज की और एक्ट 74 और पाकिस्तान का के आयन का आर्टिकल 257 क्या कहता है। और फिर इसी तहरीक के दौरान एक और केस इसी तरह का सामने आया था जिसमें पाकिस्तान की हाई कोर्ट में यह बताया गया था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, उसमें पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक नहीं होता। उस केस का भी तज़किरा करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि क्या नारे लगाने और झंडों के हवाले से जो चीज़ एक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो उस बुनियाद पर क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर के कवानीन ऐसे हैं कि वहाँ पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका दायरा कार क्या है। उसकी वेबसाइट पर मैं गया तो वहां पर उसकी जुरिस्डिक्शन में 6 इलाके मेंशन किए गए हैं। उन 6 इलाकों में इस्लामाबाद है, पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान है, सिंध है, बलोचिस्तान है और केपीके है। गिलगित बल्तिस्तान को भी इस जो एजेंसी है उसकी जुरिस्डिक्शन में शामिल किया गया है, लेकिन इस्लामाबाद के ज़ैली इदारों में भी जाके देखा तो उसमें एजेके का नाम नहीं था। इवन पंजाब के जो ज़ैली इलाके जिसमें रावलपिंडी डिवीजन के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं, तो उनमें भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की टेरिटरी मेंशन नहीं थी। तो इस सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ ये है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो दायरा इख्तियार है उसका इतलाक आज़ाद जम्मू कश्मीर पर नहीं होता। दूसरी बात यह कि पीका कानून का क्या इतलाक आज़ाद कश्मीर पर होता है। इसका इतलाक भी आज़ाद जम्मू कश्मीर पर नहीं होता। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर जो असम्बली है तो उसमें इसकी एक्सटेंशन, इसकी तोसीक नहीं हुई और आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त इसका इतलाक नहीं होता। वहाँ पर दीगर कवानीन के ज़रिए जो वहाँ पर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का पेनल कोड है उसके तहत कुछ कवानीन के ज़रिए जो इक़दामात किए जाते हैं, जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, तो वो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीका कानून का दायरा इख्तियार मौजूद नहीं है। फिर ये देखना है कि जो टेक्निकल असिस्टेंट एक हैं उनकी मुद्दत में अनीसुर रहमान जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के टेक्निकल असिस्टेंट हैं, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब वो किस किस्म के टेक्निकल असिस्टेंट हैं ये ज़ाहिर है वही जान सकते हैं, लेकिन इतने वो बेखबर हैं इस जो एक्ट है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं कि उनकी जो दायरा इख्तियार है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में नहीं है। और फिर बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि पीका एक्ट का इतलाक अगर हम देखें भी, अगर पाकिस्तान से वो वीडियोस अपलोड हुई हैं तो अगर उनको भी हम देखें तो पीका कानून का के तहत जिन लोगों ने वो वीडियोस अपलोड किए हैं मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए, ना कि नारे लगाने वाले के खिलाफ। क्योंकि सरदार अमान की आईडी से तो गालबन ये वीडियोस अपलोड नहीं हुई और जब उनकी आईडी से ये वीडियोस अपलोड नहीं हुई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। और टेक्निकल असिस्टेंट ने इस बात की जांच किए बगैर मुकदमा दर्ज कर लिया कि उनकी जो वो जो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो उस शख्स ने ये वीडियो अपलोड की ही नहीं। और फिर ये भी देखना है कि जो ऑन ग्राउंड वो जो मामला था उस वक्त जिसमें ये नारे लगे, जिनकी बुनियाद पर ये मुकदमा दर्ज किया गया, तो वो नारे पुलिस की हिरासत में सरदार अमान ने लगाए थे। और पुलिस अगर वहां चाहती तो इन नारों की बुनियाद पर सरदार अमान पर गद्दारी का मुकदमा भी कर सकती थी, बगावत का मुकदमा भी कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। जो उनका उस वक्त का एक रिक्वायरमेंट प्रोसीजर था, जिस मुकदमे में सरदार अमान को गिरफ्तार किया गया था, तो उसकी प्रोसीडिंग पूरी होने के बाद उनको छोड़ दिया गया था। उसमें अदालत से उनको जैसे रिलीफ मिली थी। फिर बड़ा ही दिलचस्प मामला ये है कि जब पीका एक्ट के तहत उन्होंने कोई इस तरह का क्राइम किया नहीं, यानी उन्होंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो पीका एक्ट के तहत उनके खिलाफ कैसे दरख्वास्त दर्ज हो गई। ये जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं और जिन सब इंस्पेक्टर ने ये दरख्वास्त दायर की है, तो उन पर भी उनकी जो अहलियत है उस पर भी एक सवालिया निशान है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बहुत सारे और दीगर इदारों पर सवालिया निशान हैं आज। फिर
आर्टिकल 257 जो पाकिस्तान के आइन का है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें मेंशन हैं, और उसमें इजहार राय की आज़ादी की बात जो आइन देता है उसका बेशक इतलाक ना हो, लेकिन एक्ट 74 में जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का, जिसको हुकूमत एक अबूरी आइन कहती है, लेकिन जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर का निज़ाम चलाने के लिए एक एग्जेक्टिव आर्डर है, उसमें इजहार राय की आज़ादी बाज़ाब्ता तौर पर मेंशन की गई है। और फिर जो आर्टिकल 257 है पाकिस्तान के आइन का, तो उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करेंगे, होंगे नहीं, होने का फैसला करेंगे, अभी फैसला किया नहीं, उनका वो कोई भी फैसला कर सकते हैं, उनके पास 3 ऑप्शन है, कोई भी फैसला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर के दरमियान ताल्लुक का फैसला रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की मर्जी के मुताबिक किया जाएगा। ये आर्टिकल 257 कहता है। वो ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की मर्जी से किया जाएगा, बल्कि ये कहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की मर्जी से अगर वो शामिल होने का फैसला करते हैं तो उस सूरत में ये किया जाएगा। अब F-74 को देखें तो उसमें वाज़े तौर पर मेंशन है कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी है उसकी हदूद बाज़ाब्ता तौर पर बताई गई है कि जो इलाके इस रियासत के अवाम ने आज़ाद करवाए, यानी बिम्बर से नीलम तक, काठमकाम तक और फिर हवेली तक, वो फिल वक्त इस रियास हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हैं, और वो इलाके इसमें बतदरीज शामिल होते जाएंगे जो मज़ीद आज़ाद होते जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की जुरिस्डिक्शन भी बताई गई है, और फिर पाकिस्तान के आइन में जो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के हवाले से जो एक दफ़ा है, जो एक आर्टिकल मौजूद है, तो उसकी भी मैंने आपको मिसाल दी। फिर बड़ा ही दिलचस्प मामला ये है कि 2024 में एक मुकदमा आया था, 31 मई 2024 को पाकिस्तान की इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में एक केस आया था। उसमें ये बताया गया था कि शायद जो सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने की कोशिश की गई, वो केस था एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बाद में पीटीआई के पीटीआई के उसमें हमनांगी रखने वाले अहमद फराद, जो एक शायर भी हैं, उनका मुकदमा था। और उनके मुकदमे की जब समाअत हुई आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से के हवाले से उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई थी, जिन्होंने एक दावा किया था कि वहाँ पर एक बड़ी तादाद में कैजुअल्टीज़ हुई हैं, और उन कैजुअल्टीज़ की बुनियाद पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था कि इन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई। तो उस वक्त जो पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, तो उन्होंने हाई कोर्ट में ये बयान दिया था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर फॉरेन टेरिटरी है, और वहाँ पर पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक नहीं होता, इसलिए अहमद फरहाद पर इस्लामाबाद में ये मुकदमा नहीं चल सकता। तो ये वो मामला था। फिर अहमद फरहाद की अगर बात करें तो वो मुजफ्फराबाद में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था, और वो आज भी उस मुकदमे की पैरवी मुजफ्फराबाद में करते हैं, तारीखों पर जाते हैं, और ये सारी चीज़ें। तो बुनियादी तौर पर ये जो नारे होते हैं, या ये जो झंडू का मामला, जिसको बुनियाद बना करके जी झंडा नीचे पड़ा और उसकी बेहुरमती हो गई, ये बुनियादी तौर पर किसी किस्म के जो जुर्म है, तो मेरे ख्याल में उसमें नहीं आता, क्योंकि अगर झंडू का मामला देखें तो बहुत सारे खेल के मैदान हम ऐसे देखते हैं कि ग्राउंड पर झंडे बने होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, और वहाँ ऊपर फुटबॉल खेली जा रही होती है, क्रिकेट खेली जा रही होती है, हॉकी खेली जा रही होती है, बेशुमार और दीगर गेम्स खेली जा रही होती हैं। फिर जो हमारा पहनावा होता है, मतलब हमारे जो ड्रेसिंग होती है बिलखुसूस जराबों पर अगर देखें, और जो अंडर गारमेंट्स होती हैं जितनी भी, तो उन पर हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे मुल्कों के झंडे बने होते हैं। तो अगर झंडू की बेहुरमती का मामला होता तो वहाँ पर भी उसका इतलाक होता, और फिर जो ग्राउंड में जिस तरह से खेलों की बात की, तो वहाँ पर भी इतलाक होता। फिर बहुत सारे जगहों पर नारे लगते हैं, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह के नारे अमान ने उनसे इत्फाक करना या उनसे इज्तनाब करना, वो एक अलग मामला है, वो सारी एक अलग डिबेट है कि वो नारे दुरुस्त हैं या गलत हैं। वो मेरी सोच क्या है उनके बारे में, या किसी और की सोच क्या है, वो सबकी अपनी अपनी एक अलग सोच है। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर में दो चीज़ें बहुत मकबूल हैं। ज़ाहिर है, एक रियासत जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी के हवाले से बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, और फिर
وہاں پر الحاق پاکستان کے حوالے سے ایک سینٹیمنٹ موجود ہے جو ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق کے حوالے سے ہے. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو پھر وہاں پر نعرے پہلے بھی لگتے رہے, میں بھی آئندہ بھی لگیں, اور اس دوران بھی, تحریک کے دوران بھی مختلف جگہوں پر, اور تحریک کے دوران میں ان 2-3 دنوں میں نہ صحیح لیکن آگے پیچھے جو اجتماع ہوتے رہے ان میں لگتے رہے. اس سے پہلے ایک لمبے عرصے سے, بلکہ 1947 کے بعد سے ہی اگر دیکھیں تو ایک ہمیں سینٹیمنٹ باضابطہ طور پر ملتا ہے. جیسے 1950 کی دہائی میں ہم دیکھیں میرپور میں ایک انصاری صاحب ہوتے تھے, وہ خود مختار کشمیر کے بہت بڑے حامی تھے, اور وہ سینٹیمنٹ آج وہاں اس وقت سے اب تک موجود ہے. تو یہ نعرے کوئی اچنبے کی بات نہیں, بلکہ جمہوریت ہے, اس کا اظہار کیا جاتا ہے. اور پھر اگر لوگوں میں یہ سینٹیمنٹ موجود نہیں ہے تو وہ لوگ ان لوگوں کو مسترد کرنے کا بھرپور اختیار رکھتے ہیں اگر وہ ان نعروں کی مقبولیت سے انکاری ہیں, یا وہاں پر یہ سینٹیمنٹ اس طرح کا نہیں پایا جاتا. تو اس بنیاد پر ہاں اگر آمریت ہے تو پھر ظاہر ہے جو حاکم کہے گا اور اسی کی مانی جائے گی. باقی بنیادی طور پر نعروں اور جھنڈوں کے معاملے میں جو مقدمات درج کی جاتے ہیں تو ان کا مقصد سوائے اس کے کہ مختلف لوگوں کو کنٹرول کرنا اور مختلف لوگوں کو ڈرانا دھمکانا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ جھنڈوں کی اور ان ساری چیزوں کی میں نے مثال آپ کو دے دی. اور پھر میں یہ چیز دہراؤں گا کہ سردار رحمان کے خلاف اگر مقدمہ درج ہونا تھا تو اس وقت وہ جس پولیس کی حراست میں تھے تو ان کو کرنا چاہیے تھا آزاد جموں کشمیر پینل کوڈ کے تحت, چونکہ ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن جو پیکا کے تحت مقدمات درج ہوئے ہیں تو ٹیکنیکل اسسٹنٹ کو کم از کم اپنی اہلیت ثابت کر کے تو اس چیز کو واضح کرنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی اور جن لوگوں نے پاکستان کی حدود کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز اپلوڈ کی تو ان پر ان چیزوں کا اس مقدمے کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اور مقدمے کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور پھر جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے تو اس کے دائرہ اختیار, اس کی جو جورسڈکشن ہے اس کو بھی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو لازمی ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا. اس ایف آئی آر کا ایک بڑا ہی دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی ٹیریٹری سے جو یہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو پہلے ایف آئی اے تھی تو وہ گرفتاری بھی نہیں کر سکتی, چونکہ اس کے لیے ایک لمبا پروسیجر اپنانا پڑتا ہے. وہ پہلے وزارت داخلہ کو خط لکھیں گے, وزارت داخلہ آئی جی آزاد جموں کشمیر کو خط لکھے گا, اور آئی جی آزاد جموں کشمیر جو ڈسٹرکٹ ہے مقام جس ضلع کی حدود میں یہ گرفتاری عمل میں آنی ہے تو اس ضلع کے جو ایس ایس پی ہیں تو ان کو خط لکھیں گے اور مقامی تھانے تک معاملہ جائے گا, اور اس کے بعد مقامی تھانے کی معاونت سے یہ گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے. اور اتنا یہی وجہ ہے کہ این سی سی آئی اے اور جو دیگر فیڈرل کی ڈائریکٹ جو ایجنسیز ہیں اس طرح کی انویسٹیگیشن ایجنسیز, ان کا براہ راست دائرہ کار آزاد جموں کشمیر تک نہیں رکھا گیا, چونکہ ایک لمبا پروسیجر اپنانا پڑتا ہے. اور یہی بنیادی وجہ تھی کہ یہ جو مقدمات ہیں بنیادی طور پر یہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے, مطلب اگر امان پنڈی اسلام آباد کی حدود میں آتا ہے یا کسی پر اس طرح کا مقدمہ ہوتا ہے اور وہ پھر جب پنڈی اسلام آباد کی حدود میں آئے گا تو اس کو تنگ کرنا شروع کیا جائے گا, یہ اس طرح کا مقصد تو ضرور ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ جو معاملہ ہے اور اس کے بعد گرفتاری عمل میں لانا, یہ ایک بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہوگا کہ جس ادارے کی جورسڈکشن آزاد جموں کشمیر میں نہیں ہے تو وہ کس طرح سے گرفتاری عمل میں لائے گا. یہ ایک بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہوگا. اور پھر اسلام آباد میں جو ایف آئی آر ظاہر درج ہونا اور ٹیریٹری اے جے کے ہونا, یہ بھی ایک بڑا ہی دلچسپ معاملہ. اور پھر جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو مینشن ہے اس میں اے جے کے کا نام بھی ہونا, یہ بھی ایک جو ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہیں ان کی کارکردگی پر ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ہے. تو